दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण विश्लेषण के साथ बताने वाला हूं कि सिलक्यारा बारकोट टनल में जो मलबा के गिरने का घटना हुआ, जिस वजह से 41 मजदूर लगभग 17 दिन तक फंसे रह गए टनल में, आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ। ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए हिमालय की कमज़ोर चट्टानें किस तरीके से जिम्मेदार हैं और इसके अलावा और क्या क्या कारण हो सकता है, जैसे कि रॉड मेस, लाइनिंग, सीमेंट स्प्रे, ये भी क्या कुछ कारण हो सकता है, या पहाड़ को काटने का जो तकनीक है, जो TBM और DBM है, जिस पे मैं अभी बात करूंगा, वो भी क्या जिम्मेदार हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन का। ये जो मैप आपको दिख रहा है, ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरी भाग का ये नक्शा है। यहाँ पर यह है हरिद्वार, यहाँ पर है देहरादून, ये है मसूरी। हरिद्वार से देखिए दो रास्ता जा रहा है, हरिद्वार से यहाँ तक, और एक रास्ता चला गया है इधर, यानी हरिद्वार से बाएं साइड में, और एक रास्ता चला जाता है हरिद्वार से दाएं साइड में। जो बाएं तरफ रास्ता जाता है वो देहरादून, देहरादून के ऊपर मसूरी जहाँ IAS का ट्रेनिंग सेंटर भी है, उसके ऊपर बारकोट, और उसके ऊपर है यमुनोत्री। बारकोट से ये जो रास्ता है ये सिलक्यारा तक आता है, और इसके बाद ये चला जाता है आगे सिलक्यारा से गंगोत्री धाम। इसके बाद अगर हरिद्वार के दाएं साइड वाला जो लोकेशन है उसको अगर देखें, चूंकि यहाँ पर ऋषिकेश है, आगे अगर इसी डायरेक्शन में आए, यानी हरिद्वार से और दाएं आते जाएं ऋषिकेश के आगे, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग का लोकेशन है। रुद्रप्रयाग से सीधे ऊपर केदारनाथ धाम है, जबकि रुद्रप्रयाग से और आगे आने में, यानी और पूरब दिशा की तरफ जाने के बाद यहाँ पर बद्रीनाथ का लोकेशन है। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज समझना चाहें तो यहाँ पर है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, इसके ऊपर ये जो लोकेशन आपको दिख रहा है ये देहरादून जिला है, यानी देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, और देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही मसूरी और ऋषिकेश भी है। जबकि ऊपर का अगर ये बात करें, चाहे वो यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, बारकोट हो, सिलक्यारा हो, ये पूरा का पूरा उत्तरकाशी जिला है। जबकि केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिला का हिस्सा है, जबकि जो बद्रीनाथ है जो केदारनाथ के पूरब दिशा में है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। चमोली में फूलों का घाटी भी है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन। अगर एग्जैक्टली बात करें कहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें 41 मजदूर इतने लंबे समय तक टनल के अंदर फंसे रहे, तो वो लोकेशन था यहाँ पर सिलक्यारा और बारकोट के बीच में। और अगर और भी ज़्यादा बारीकी से देखा जाए तो यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन सिलक्यारा से शुरू होता है। यहाँ पर जो बेंडिंग है, यहाँ पर आपको जो बेंडिंग दिख रहा है, इस बेंडिंग पर ही है। अब आपको भी लग रहा होगा कि आखिर ये सब है क्या। तो देखिए, ऑल वेदर 4 धाम प्रोजेक्ट पर सरकार काम कर रही है, यानी कि जो 4 धाम हैं, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, इन चारों धामों को आपस में इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। 2 लाइन की सड़कें हैं और उन सड़कों का चौड़ाई भी ठीक ठाक है। सरकार का ये उद्देश्य है कि सालों भर, यानी कि 365 दिन जो टूरिस्ट हैं इस रास्ते का उपयोग कर सके। तो इस तरीके से 4 धाम प्रोजेक्ट चल रहा है। अब चूंकि 4 धाम जो प्रोजेक्ट है, तो 4 धाम प्रोजेक्ट के लिए चूंकि पूरा का पूरा जो रास्ता है पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ है, जंगल हैं, बहुत सारी बीच बीच में नदियां हैं, पहाड़ी नदियां हैं। कुछ ऐसे भी पहाड़ बीच बीच में आ जाते हैं कि अगर उन पहाड़ों में सुरंग का निर्माण न कराया जाए तो रास्ता काफ़ी लंबा हो जाएगा। कुछ ऐसा ही नज़ारा यहाँ पर भी है। अगर सिलक्यारा बेंड को देखिएगा तो अगर ये सुरंग नहीं बनाया जाता, जो सुरंग 4.5 किलोमीटर का है, इस पर लगभग काम हो चुका है, कुछ ही काम बचा हुआ है, इस पर आगे बात करेंगे। तो अगर ये सुरंग नहीं बनाया जाता तो जो रास्ता है वो कई किलोमीटर लंबा हो जाता, और अगर जो दूरी की बात किया जाए, जो समय लगता दूरी में, वो कई घंटे ज़्यादा हो जाता। तो रास्ता को शॉर्ट करने के लिए, समय को बचाने के लिए यहाँ पर टनल का निर्माण पिछले 2-3 वर्षों से किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा है तीर्थ स्थल और एरो देकर टूरिस्ट प्लेस। देखिए, अगर पुराने ज़माने की बात किया जाए, यानी अभी से अगर आप 100 साल पहले या इवन 50 साल पहले की भी बात किया जाए, अगर आप ऐसा सोचते हैं, तो पहले का जो तीर्थ स्थल था वो टूरिस्ट प्लेस नहीं हुआ करता था। तीर्थ स्थल सामान्यतः एक एज होने के बाद, सामान्यतः बुजुर्ग अवस्था में या 60 वर्ष के बाद की अवस्था में लोग तीर्थ स्थलों पर जाया करते थे, और तीर्थ स्थलों पर जाने का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती थी। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात किया जाए, मैं अपना खुद का अगर एग्जाम्पल दूं, मैं 2016 में गया था वैष्णो देवी। तो वहाँ का जो हालात मैंने देखा, तो मैंने यही समझा कि ये जो हमारे तीर्थ स्थल हैं वो कहीं ना कहीं एक पिकनिक स्पॉट बनते जा रहा है। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी ऐसा देखा होगा कि वहाँ पर सेल्फी लिया जा रहा है, अश्लील हरकतें की जा रही हैं। तो ये जो तीर्थ स्थल है वो टूरिस्ट प्लेस बनते जा रहा है। अब तीर्थ स्थल टूरिस्ट प्लेस क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर तीर्थ स्थल को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाता है तो वहाँ से पैसा जनरेट होता है, यानी इसके केंद्र बिंदु में क्या है? पैसा। अब कैसे, जरा वो समझिए।
यहाँ आपको डाटा के माध्यम से समझना काफ़ी आसान होगा। यहाँ मैंने लिखा है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक वर्ष के अंदर हमारे भारत वर्ष में जितनी भी सेवाओं का उत्पादन होता है या वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उस तरीके से जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। 2022-23 की अगर जीडीपी की बात किया जाए तो हमारे देश का जीडीपी 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में रहा 272.41 लाख करोड़ रुपए। अगर इसको ट्रिलियन डॉलर में काउंट करें तो ये ठहरता है 3.30 यूएस ट्रिलियन डॉलर, यानी 3.30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। आपने कई बार सुना भी होगा कि सरकार का उद्देश्य है भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना। अगर 2022-23 की फाइनेंशियल ईयर में टूरिज्म की बात किया जाए कि जीडीपी में टूरिज्म का यानी पर्यटन का कितना ज़्यादा योगदान है, तो वो योगदान है 5.8%। अगर रुपए में बात करें तो 13.2 लाख करोड़ रुपए जीडीपी में योगदान देता है टूरिज्म सेक्टर। तो आप समझ सकते हैं कि तीर्थ स्थलों को भी टूरिस्ट प्लेस क्यों बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसको अगर समझने का प्रयास किया जाए, ये जो 4 धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ यही नहीं, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। सड़कों का निर्माण हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे सुरंगों का निर्माण हो रहा है, जिस वजह से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, डायनामाइट लगाकर पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है। ये जो नेचुरल सेटलमेंट है उसमें मानव का हस्तक्षेप विकास की वजह से काफ़ी बढ़ते जा रहा है। अब एक इंटरनेशनल संस्था का यह अनुमान है कि 2028 के पहले ही भारत का अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का हो जाएगा, जिसमें टूरिज्म सेक्टर का जो योगदान है 10% है। यानी भारत सरकार एक उद्देश्य के साथ, एक मोटो के साथ काम कर रहा है कि जो जीडीपी को चूंकि बढ़ाना है, जो भारत का जीडीपी है वो जल्दी ही 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है, उसमें टूरिज्म का जो योगदान है वो 10% होने वाला है। सरकार का ये विजन है, सरकार का ये मोटो है। चूंकि सरकार का ये सोच है कि 10% कुल जीडीपी का टूरिज्म को बनाना है, इसलिए टूरिज्म सेक्टर पे सरकार बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सरकार का सोच है, जो विजन है जीडीपी को बढ़ावा देने का, उसी का एक हिस्सा ये 4 धाम प्रोजेक्ट भी है। अगर और डाटा की बात करें तो 2028 में टूरिज्म का जीडीपी में जो योगदान है वो 42.65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। देखिए, हर व्यक्ति का एक प्राइवेट लाइफ होता है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसके जीवन में कोई बाहरी हस्तक्षेप करे। अगर सेम चीज़ पहाड़ों को देखिएगा, सेम चीज़ जंगलों को देखिएगा, नदियों को देखिएगा, जो जंगल में रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं या पक्षी हैं उनको देखिएगा, तो उनके जीवन में मानव का हस्तक्षेप लगातार बढ़ते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये जो गुस्सा है प्रकृति का वो कहीं ना कहीं निकलेगा ही। और ये जो कुछ भी हुआ, ये मलबा गिरने का ये जो घटना हुआ, या इसके पहले 3-4 महीना पहले देखा जाए, आपने बाढ़ के बारे में सुना होगा कि हिमाचल में बहुत ही भयंकर बाढ़ की घटनाएं हो रही थी, भूस्खलन की घटनाएं हो रही थी। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि मानव अपने लालसाओं की वजह से, मानव अपने जो लालच की सीमा है उसको क्रॉस कर रहा है काफ़ी हद तक, जिस वजह से प्रकृति भी अपना गुस्सा उतार रहा है। अब चलिए यहाँ बात करते हैं। 12 नवंबर सुबह 5:30 बजे दिवाली का दिन था। अब चूंकि उस दिन बहुत ज़्यादा मजदूर नहीं थे, फिर भी कुछ मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे। सुरंग का अगर कुल लंबाई की बात किया जाए तो ये जो कुल लंबाई है लगभग 4.5 किलोमीटर का है, और सुरंग में जो मैक्सिमम काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से देखिए, ये सिलक्यारा है, यानी सिलक्यारा इंड है सिलक्यारा की तरफ, और ये बारकोट के तरफ का इंड है। सुरंग का जो आप ये जो साइज देख रहे हैं, ये साइज घोड़े के नाल के आकार का साइज है। जहाँ पर मलबा गिरा वो सिलक्यारा का जो माउथ है, यानी कि सिलक्यारा साइड से जो सुरंग में एंट्री पॉइंट है, वहाँ से 210 मीटर आगे मलबा गिरता है। जब मजदूर काम समाप्त कर बाहर निकल रहे होते हैं तब अचानक से ही मलबा गिरना शुरू हो जाता है सुबह 5:30 बजे 12 नवंबर को, जिस वजह से 41 मजदूर यहाँ पे फंस जाते हैं। जहाँ पर वो मजदूर फंसे हुए थे, चूँकि ये जो एरिया है इसका कुल लंबाई 2 किलोमीटर है, यानी यहाँ पर टनलिंग का काम हो चुका था, यहाँ पर सुरंग का निर्माण का काम हो चुका था। अब यहाँ पर चूंकि सुरंग का निर्माण का काम हो चुका था तो वाटर सप्लाई भी यहाँ था, यहाँ लाइट का भी व्यवस्था था, और साथ ही साथ पहाड़ों से भी पानी रिस रहा था। जबकि इसके आगे की बात किया जाए, इसके आगे 477 मीटर का ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पर अभी टनलिंग का काम नहीं हुआ था, यानी यहाँ पर अभी पत्थरों का कटाई नहीं हुआ था, ये पूरा का पूरा सॉलिड रॉक्स था, जबकि ये मलबा गिरा था। अगर इसके बाद बात किया जाए तो ये 1.71 किलोमीटर का जो लंबा हिस्सा आपको दिख रहा है, जो लगभग 1.25 किलोमीटर का है, तो यहाँ पर भी टनलिंग का काम हो चुका था।
जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कब स्टार्ट किया गया। जैसे ही पता चला कि मलबों का गिरना शुरू हो गया है, मजदूर फंस गए हैं, तो उसके बाद सबसे पहले ये प्रयास किया गया कि इन मलबों को ही हटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही मलबों को यहाँ से इन मलबों को हटाने का काम शुरू हुआ, ऊपर से और भी मलबा गिरना शुरू हो गया। तो इतना तो जो भी विशेषज्ञ थे उनको समझ में आ गया कि मलबा को हटाना ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा, कि मलबा को जितना हटाएंगे ऊपर से और भी मलबा नीचे की ओर गिरता चला जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली ये डिसाइड किया गया जो भी एक्सपर्ट थे कि एक रेस्क्यू पाइप यहाँ पर डाला जाएगा। जो रेस्क्यू पाइप है ये वाला, इसको डाला जाएगा। उसके पहले क्या किया गया, उसके पहले फूड पाइप, अगर फूड पाइप की बात किया जाए तो ये एक पतला सा नली है, लोहा का बना हुआ है, सॉलिड स्टील का, जिसका जो डायमीटर है 60 mm का है, यानी 6 सेंटीमीटर, यानी लगभग ये साइज़ कुछ रहा होगा। छोटा सा पाइप था, मजबूत स्टील का, तो ये आसानी से इसको क्रॉस कर गया। लेकिन अब समस्या कहाँ था, इतना समय क्यों लगा। ये जो 900 mm है, यानी 90 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर से थोड़ा सा कम, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर से भी कम व्यास का ये जो पाइप है, इसको इस मलबा के आर पार करना था। 60 मीटर का ये जो लंबाई है, इसको क्रॉस करना था। अब चूंकि ये जो लंबाई था लगभग इतना था, फूड पाइप तो आसानी से चला गया क्योंकि वो तो बस इतना ही था। अब ये जो था पाइप, ये इतना बड़ा इसका लगभग मुंह था, इसका माउथ था, इसका डायमीटर था, तो इसमें काफ़ी समय लग रहा था। आखिर इतना समय क्यों लगा? देखिए, जो शुरुआत का 48 मीटर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुआ, वहाँ पर मशीन से ड्रिलिंग का काम हो रहा था। मशीन से ड्रिलिंग को अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए कुछ इस तरह का मशीन है। ये मशीन ऑगर ड्रिल मशीन कहा जाता है। दोस्तों, आपने चापाकल लगते हुए कहीं ना कहीं देखा होगा, शायद आपके घर में भी चापाकल या बोरिंग लगा होगा। पाइप को ज़मीन में डालने के पहले ड्रिलिंग का काम किया जाता है। जो मशीन होता है, मशीन कुछ इस तरह का, तो आपने देखा होगा कि मशीन ज़मीन के अंदर इस तरीके से गोल गोल घूमता भी है और नीचे से मिट्टी को ऊपर फेंकता भी है। तो ये जो मशीन है, ये ऑगर ड्रिलिंग मशीन, सेम चापाकल या नलकूप या बोरिंग के खुदाई के दौरान जो मशीन इस्तेमाल होता है वैसा ही मशीन है, बस इसका आकार काफ़ी बड़ा था। तो इसी मशीन के सहायता से मलबों को बाहर की तरफ निकाला जा रहा था। लेकिन समस्या उत्पन्न होने लगा 48 मीटर के बाद। ये जो 60 मीटर है, तो 48 मीटर ऑगर ड्रिलिंग मशीन से आसानी से खुदाई का काम हो रहा था, मलबों को बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन 48 मीटर के बाद समस्या आने लगा। क्यों? 48 मीटर के बाद समस्या इसलिए आने लगा क्योंकि यहाँ पर मलबों में बहुत सारे लोहे के पार्ट्स भी मिलने लगे। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये जो मलबा है, इसमें लोहा का रॉड वगैरह कहाँ से आ जाएगा? तो इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि टनल का निर्माण किस तरीके से होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो तस्वीर आपको दिख रहा है, ये एक पहाड़ का दृश्य है। मैं आपको एकदम बेसिक समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से टनल यानी सुरंग का निर्माण किया जाता है। देखिए, ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक घोड़ा का नाल के आकार का एक स्ट्रक्चर को मार्किंग कर लिया गया है। उसके बाद इसमें लोहा का ड्रिलिंग किया गया है, बीच बीच में आप देख पा रहे हैं, और लोहे के सरिया को अंदर की तरफ डाला गया है। उसके बाद लोहे के सरिया को निकाला जाता है और उसके बाद क्या होता है, उसमें डायनामाइट डाला जाता है। उसके बाद डायनामाइट से विस्फोट कर लिया जाता है और पहाड़ का जो आगे का एक हिस्सा है, जहाँ तक ड्रिलिंग किया गया था, जहाँ तक डायनामाइट गया था, वो हिस्सा पूरा का पूरा टूटकर बाहर की तरफ आ जाता है। उसके बाद जो ऊपर का हिस्सा आपको दिख रहा है, वहाँ पर आयरन मेसिंग किया जाता है, रॉड मेसिंग किया जाता है, लाइनिंग किया जाता है, सीमेंट और कंक्रीट से स्प्रे किया जाता है, यानी ऊपर में छड़ लगा दिया जाता है ताकि ऊपर से जो चट्टाने हैं, चट्टान के टुकड़े हैं, मलबे हैं, वो नीचे की तरफ ना गिरे। तो इस तरीके से धीरे धीरे टनल यानी सुरंग का निर्माण होता है। चूंकि थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया कि सिलक्यारा साइड से यहाँ तक टनल का निर्माण हो चुका था और बारकोट साइड से यहाँ तक टनल का निर्माण हो चुका था, बस इस एरिया के पहाड़ को काटना था। अगर यहाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर जो मेसिंग का काम था, यानी जो रॉड लगाने का काम था, पहाड़ का जो ऊपर का हिस्सा था, वो लगभग 2 वर्ष पहले हो चुका होगा। क्योंकि टनल निर्माण का कार्य थोड़ा स्लो गति से होता है, बहुत फास्ट गति से होता नहीं है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ जो रॉड आया वो कहाँ से आया। तो ये रॉड मेसिंग के दौरान, लाइनिंग के दौरान जो रॉड यहाँ लगाया गया था ऊपरी सतह पर, वो रॉड ही मलबों के साथ यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पर चूंकि रॉड था, तो ऐसे में ऑगर ड्रिलिंग मशीन काम नहीं कर रहा था। उसका प्लेट जो था या ब्लेड आप कह सकते हैं, वो मुड़ जा रहा था, टूट जा रहा था। तो ऐसे में रैट माइनिंग किया गया। रैट माइनिंग होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। चूहे के छोटे छोटे पैर होते हैं, छोटे छोटे पैरों से चूहे क्या करते हैं, मिट्टी में लंबा लंबा बिल कर देते हैं। उसको भोजपुरी में या सामान्यतः बिहारी भाषा में बिल कहते हैं, लंबा लंबा छिद्र कर देते हैं। तो रैट माइनिंग को और अच्छे से समझिए। बात है 1920 का, भारत में लोकोमोटिव आ चुका था, यानी कोयले से चलने वाली रेलगाड़ी आ चुकी थी। भारत में उस समय कोयले का खनन लगभग न के बराबर था। भारत में अंग्रेजों को पता चला कि झारखंड में कोयला है, धनबाद में कोयला है,
तो अंग्रेजों ने क्या किया, रैट माइनिंग शुरू करवाया। अब चूंकि 1920 में इस तरह का आधुनिक मशीन तो था नहीं, ऑगर ड्रिलिंग मशीन तो था नहीं कि पहाड़ में कोयला को वो इस तरीके से निकाले, तो वहाँ पर छेनी हथौड़ी के माध्यम से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। अंग्रेज भारतीय मजदूरों से रैट माइनिंग करवाते थे। जो भारतीय मजदूर थे वो 2-3 की संख्या में होते थे, उनका एक ग्रुप होता था। यहाँ भी जो रैट माइनिंग हुआ तो मजदूरों का एक ग्रुप था जो रैट माइनर्स थे। तो जो 1920 में स्टार्ट हुआ वहाँ भी कुछ ऐसा ही था। 3 का लगभग एक ग्रुप होता है, 3 या 4 का। एक व्यक्ति के पास छेनी हथौड़ी होते हैं, वो छोटे से छिद्र बनाकर अंदर की तरफ घुसते हैं, वहाँ से वो कोयला को निकालते हैं और तसला में डालते हैं, और एक जो दूसरे व्यक्ति होते हैं तसला को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो इस तरीके से रैट माइनिंग का काम होता है। कोयला खनन जो भारत में स्टार्टिंग में हुआ है वो रैट माइनिंग के थ्रू ही हुआ है। अभी भी इलीगल रूप से, गैर कानूनी तरीके से रैट माइनिंग के माध्यम से कोयला खनन का काम होता है। हालांकि सरकार के द्वारा इसको गैर कानूनी यानी इलीगल घोषित कर दिया गया है। तो आपने ये समझ लिया कि ये जो 60 मीटर का पूरा जो लंबाई था, यहाँ पाइप लगाने में शुरुआत के 48 मीटर में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, वहाँ पर ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। जबकि लास्ट का जो 12 मीटर था वहाँ पर रैट माइनिंग के द्वारा पूरा जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया। और उसके बाद जो हमारे 41 मजदूर भाई यहाँ पर फंसे हुए थे वो फिर बाहर आ जाते हैं। दोस्तों आगे हम ये बात करते हैं कि आखिर ये जो कुछ भी हुआ, आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हिमालय किस तरह का पहाड़ है। अगर आप हिमालय को देखिएगा तो हमारे उत्तरी सीमाओं में हिमालय खड़ा है। 2400 किलोमीटर का इसका कुल लंबाई है, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ अगर हिमालय का कुल लंबाई की बात किया जाए तो 2400 किलोमीटर है। हिमालय एक नवीन पर्वत है, यानी अगर दक्षिण भारत की पहाड़ों से तुलना करें, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ हैं, उनके तुलना में हिमालय कहीं नया पहाड़ है। अगर दक्षिण भारत की पहाड़ों की बात करें तो उनका निर्माण लगभग 5 अरब यानी 500 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, जबकि हिमालय का निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। अगर हिमालय में भी बात किया जाए, जो ऊपर का हिमालय है, जो हिमाद्री है, जो ज़्यादा उत्तर में है, उसका निर्माण तो लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। लेकिन जहाँ पर यह घटना हुआ, जहाँ पर यह दुर्घटना हुआ, उस क्षेत्र को लेसर हिमालय कहते हैं और उसका निर्माण लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। दोस्तों ये जो तस्वीर दिख रहा है ये अंडा का तस्वीर है और इसका ऊपर का जो लेयर है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। हमारे धरती के साथ भी कुछ ऐसा ही है। चूंकि हमारा जो धरती है उसके ऊपर के लेयर को क्रस्ट कहते हैं, वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। चूंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो लिक्विड के ऊपर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का स्लाइड कर रहा होता है। पूरी तरीके से उसको तैरना नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें मूवमेंट होते रहता है। तो ये जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है इसी वजह से भूकंप आता है। अगर हिमालयी क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ जो प्लेट्स का मूवमेंट है सबसे ज़्यादा यहीं पे है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्लेट्स का, यानी धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं उनका आपस में जो मूवमेंट है सबसे ज़्यादा यहीं पर है। मान लिया कि एक 10 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। एक बड़ा मशीन के द्वारा उस बिल्डिंग के नींव को हिलाया जा रहा है। जब उस बिल्डिंग के नींव को हिलाया जाएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, बिल्डिंग में जो ईंटें लगी हुई हैं, बिल्डिंग में जो प्लास्तरा किया गया है या बिल्डिंग की जो खिड़कियां हैं, आप ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरा का पूरा बिल्डिंग ही कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। हिमालय को भी आप ऐसे ही समझिए। चूंकि हिमालय धरती के अंदर 25 किलोमीटर नीचे तक भी उसका विस्तार है और नीचे में चूंकि काफ़ी ज़्यादा हलचल है। अब चूंकि जो बिल्डिंग का मैंने एग्जांपल दिया उसके बेस को अगर हिलाया जाएगा तो ऊपर का पूरा ढांचा कमज़ोर होगा। तो हिमालय के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उसके नीचे का जो ढांचा है, जो उसका बेस है, उसमें रेगुलर मूवमेंट हो रहा है, लगातार उसमें कहीं ना कहीं गति हो रहा है। हालांकि वो गति काफ़ी कम है, फिर भी गति हो रहा है। जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से हिमालय की जो चट्टानें हैं वो लगातार कमज़ोर होती रहती हैं। आपने ये भी समझ लिया कि पूरा का पूरा जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ प्लेट्स का काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट है। उसमें भी अगर इस क्षेत्र की बात किया जाए, ये जो बारकोट सिलक्यारा क्षेत्र है, यहाँ पर प्लेट्स का मूवमेंट और भी ज़्यादा है। तो इस वजह से ये जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। हिमालय की चट्टानें दक्षिण भारत की चट्टानों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होती हैं। उसके पीछे कारण है चट्टानों का प्रकार। अगर हिमालय में पाई जाने वाली चट्टानों की बात करें तो वो सामान्यतः अवसादी और रूपांतरित प्रकार की चट्टानें होती हैं। चूंकि चट्टानों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है। जो ज्वालामुखी का लावा होता है, जब वो जम जाता है, चाहे ज़मीन के अंदर या ज़मीन के बाहर, तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है और ये चट्टानें काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो पहाड़ हैं वहाँ पर काफ़ी संख्या में आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। अगर अवसादी चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टानों से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से जो मलबा बना वो मलबा एक्यूमुलेट हुआ, यानी इकट्ठा हुआ, तो इस तरीके से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अवसादी चट्टानें काफ़ी कमज़ोर होती हैं, जबकि रूपांतरित चट्टानें आग्नेय से भी बन सकता है और अवसादी से भी बन सकता है। तापमान बहुत ज़्यादा होना, दाब का बहुत ज़्यादा होना, केमिकल प्रोसेस का होना, तो इन कुछ वजहों से आग्नेय और अवसादी चट्टानों का रूपांतरित चट्टान में कन्वर्जन होता है। अगर ओवरऑल बात करें हिमालय का, तो हिमालय में सामान्यतः अवसादी और रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं जो आग्नेय चट्टानों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं।
अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें सिलक्यारा बारकोट टनल का, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी है, ऊपर में ये पहाड़ी है, काफ़ी वृक्ष वगैरह भी इसके ऊपर में है, तो यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो अवसादी और रूपांतरित हैं। यहाँ की चट्टानों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सिल्टस्टोन, स्लेट, फाइलाइट। सिल्टस्टोन अवसादी चट्टान है यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, और जो स्लेट और फाइलाइट है वो रूपांतरित चट्टान है। तो कुछ इस तरह की चट्टानों से ये पहाड़ निर्मित है। तो आपने इतना तो समझ लिया कि मलबों के गिरने के पीछे चट्टानों का कमज़ोर होना भी एक बहुत बड़ा वजह है। क्या मलबों के गिरने के पीछे कुछ और भी कारण हो सकता है? चलिए ज़रा उसको भी देखते हैं। पहाड़ काटने का तकनीक TBM और DBM। थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से टनल का यानी सुरंग का निर्माण होता है। सामान्यतः ड्रिलिंग किया जाता है, रॉड डाला जाता है पहाड़ के अंदर और उसके बाद रॉड को निकाला जाता है। उसके बाद जो छिद्र बनता है उसमें डायनामाइट लगाया जाता है, विस्फोट कराया जाता है। तो इस तरीके से टनल का निर्माण होता है। पहाड़ काटने का ये जो तरीका है इसको DBM कहते हैं, यानी ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड। जो तरीका मैंने अभी बताया, ये जो तरीका है हिमालयी क्षेत्र की अगर बात किया जाए, जहाँ तक डायनामाइट लगाकर विस्फोट किया जाता है वो हिस्सा तो टूट गया, चट्टान का वो हिस्सा तो टूट गया, लेकिन आसपास की जो चट्टानें हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती हैं। ये भी हो सकता है कि ये जो DBM मेथड है यानी ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, जिसमें डायनामाइट का इस्तेमाल होता है, विस्फोट किया जाता है, चट्टानों को तोड़ा जाता है, जिस वजह से आसपास की चट्टानें भी कमज़ोर हो जाती हैं। जब आसपास की चट्टानें कमज़ोर होती हैं, यानी इस तरीके का टनल है, उसके ऊपर की चट्टानें अगर कमज़ोर होंगी तो में भी हो सकता है कि वो भरभरा के गिर जाए। ये जो भरभरा कर गिरना हुआ है ये हिस्सा 2 साल पहले बन चुका था, जो मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था। रॉड मेस, लाइनिंग, सीमेंट स्प्रे, यानी टनल के निर्माण के बाद उसके ऊपर मेसिंग किया जाता है, आयरन का रॉड लगाया जाता है, ये सब कुछ हो चुका था, उसके बावजूद भी गिरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है इसके ऊपर का जो चट्टान है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। पहाड़ काटने का जो नेक्स्ट तरीका होता है वो होता है TBM। यहाँ पर क्या होता है, जो इस तरीके का मशीन आपको दिख रहा है, पहाड़ के सामने इस मशीन को लाया जाता है और इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है, जस्ट लाइक ऑगर मशीन, और ये घूमना शुरू कर देता है, पहाड़ को काटना शुरू करता है और जो मलबा है उसको बाहर निकालना वो शुरू कर देता है। मेट्रो का जो निर्माण होता है सामान्यतः वहाँ पर TBM टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है, यहाँ पर डायनामाइट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं ज़्यादा सेफ है। इसके अलावा और क्या कमी हो सकता है, इसके अलावा और क्या वजह है कि ये मलबा गिरा? तो मे भी दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो रॉड में से जो लाइनिंग है, जो सीमेंट और कंक्रीट का स्प्रे है, जो इस तरीके का जो टनल का जो ढांचा होता है उसके ऊपर में जो रॉड मेसिंग होता है, हो सकता है कि जो सीमेंट का स्प्रे किया गया होगा वो उतना पावरफुल ना रहा होगा, यानी कि उसमें उतना मजबूती ना रहा होगा, या हो सकता है कि जो रॉड मेसिंग किया गया होगा उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। मे भी ऐसा हो सकता है, ये तो जाँच का विषय है। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताता हूँ एस्केप टनल। अब क्या होता है एस्केप टनल? टनल के अंदर टनल, यानी सुरंग के अंदर एक ऐसा सुरंग जिसके माध्यम से अगर कुछ प्रॉब्लम होता है सुरंग के अंदर तो व्यक्ति बाहर निकल सकते हैं। ये जो तस्वीर आपको दिख रहा है ये है अटल टनल हिमाचल प्रदेश में। ये जो नीचे का हिस्सा है यानी अटल टनल में जो रोड है, रोड के नीचे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ढांचा दिख रहा है बड़े से नाले के आकार का, ये है एस्केप टनल। पूरे सुरंग में एस्केप टनल बना हुआ है, यानी रोड के नीचे एक बड़ा सा नाला है। मान लिया, आप कल्पना कीजिए कि यहाँ भी एस्केप टनल अगर बना हुआ रहता, यानी ये जो रोड है, अब चूंकि अभी पक्का रोड नहीं बना है, इसके भी नीचे अगर थ्रू आउट बड़ा सा नाला बना हुआ रहता तो ये मजदूर आसानी से वहाँ से बाहर निकल जाते, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं एस्केप टनल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि एस्केप टनल का निर्माण टनल के निर्माण के लास्ट में होता हो, क्योंकि उसमें तो बस ये जो सड़क है यहाँ पर अभी चूंकि सड़क बना नहीं है, इसके नीचे बस गड्ढा कर देना है, एक नाली बना देना है, ऊपर से उसको मजबूती के साथ ढक देना है। तो मे भी इसका निर्माण शायद इन फ्यूचर हो जाए। अगर लेकिन इसमें एस्केप टनल अभी रहता तो ये आसानी से वहाँ से निकल जाते।